इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 19 ऑफ सी प्लस प्लस और जो टॉपिक है दैट इज सी प्लस प्लस फंक्शन ओवरलोडिंग। सो यहाँ पे टॉपिक्स है सी प्लस प्लस फंक्शन ओवरलोडिंग एंड देन सी प्लस प्लस स्कोप एंड सी प्लस प्लस रिकर्शन। ये तीन टॉपिक्स हम यहाँ पे देखेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग सी प्लस प्लस ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है वो हम देख लेते हैं। विद फंक्शन ओवरलोडिंग मल्टीपल फंक्शंस कैन हैव द सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर्स। इसमें क्या होता है, नेम सेम रहेगा लेकिन उसके पैरामीटर्स हम अलग अलग पास कर सकते हैं, मतलब उस फंक्शन का यूज हम डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस के लिए कर सकते हैं। सेम नेम का फंक्शन होगा। सो यहाँ पे देखिए इसी को कहते हैं ओवरलोड। मतलब एक ही फंक्शन को हमने क्या कर दिया, ओवरलोड कर दिया, उस पर लोड बढ़ा दिया। ठीक है, उसको ओवरलोड हम कर सकते हैं। सेम नाम है लेकिन अलग अलग पैरामीटर्स यूज कर लिए हमने, अलग अलग उसका पर्पस हो गया। तो देखो जैसे माई फंक्शन नाम का फंक्शन हमने बनाया, रिटर्न वैल्यू उसकी इंट है और इसमें हम जो पैरामीटर पास करें वो इंटीजर वैल्यू है एक्स। और फिर यही सेम नेम में हमने फ्लोट को भी यूज कर लिया है। फ्लोट रिटर्न टाइप होगी और फ्लोट एक्स वैल्यू पास कर दी। फिर एक का रिटर्न टाइप डबल ले लिया लेकिन नाम सेम है माई फंक्शन, उसमें हमने दो पैरामीटर्स पास कर दिए, डबल एक्स डबल वाई। और जब मल्टीपल पैरामीटर्स पास करते हैं तो हम उसको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये एक एग्जाम्पल है। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल विच हैव टू फंक्शंस दैट ऐड नंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप। ये अलग टाइप के नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो सपोज प्लस ही है, पर्पस इनका प्लस करना ही है, बट अलग अलग टाइप के नंबर्स को ये ऐड कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक फंक्शन लिया प्लस फंक्शन इंट करके, इसमें हमने वैल्यू क्या पास कर दी, इंट एक्स इंट वाई, और ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न एक्स प्लस वाई। फिर एक हमने फंक्शन लिया प्लस फंक्शन डबल, इस पे डबल वैल्यूज पास की, मतलब डबल टाइप की दो वेरिएबल्स हैं, डबल एक्स डबल वाई, दोनों को ऐड करेंगे तो रिटर्न टाइप हमको डबल ही मिलेगा। ठीक है। नाउ इंट मेन फंक्शन हमने किया। अब जो प्लस इसको जो प्लस करेंगे प्लस फंक्शन इंट, ये वाला फंक्शन, इसमें हमने आर्ग्यूमेंट्स क्या पास कर दी, 8 एंड 5। ठीक है, तो 8 प्लस 5 जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न होगी। तो हमने उसको उस वैल्यू को हमने प्लेस कर दिया माई नम 1 नाम के इंटीजर वेरिएबल में। ठीक है, मतलब 8 प्लस 5 कितना, 13, तो 13 माई नम में आ गई। फिर माई नम 2 में हम जो प्लस फंक्शन डबल वाला एडिशन होगा, ये जो वैल्यू रिटर्न होगी, ये देखो प्लस फंक्शन डबल, ये रिटर्न एक्स प्लस वाई करे, ये डबल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो इसको हमने कहाँ सेव कर लिया, एक डबल टाइप के वेरिएबल में जिसका नाम हमने माई नम 2 दे दिया। अब सी आउट इंट के लिए माई नम 1 में जो वैल्यू है और फिर नेक्स्ट लाइन में आउटपुट आएगा, और डबल के लिए हमने क्या ले लिया, माई नम 2। ठीक है, ये तो नॉर्मल एक प्रोग्राम देख लिया जिसमें हमने इंटीजर और डबल को प्लस किया, लेकिन फंक्शन का नाम हमने यहाँ क्या यूज किया है, दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन नेम है। इंटीजर के लिए प्लस फंक्शन इंट और डबल के लिए प्लस फंक्शन डबल। तो हमें अलग अलग फंक्शन यूज करने पड़ गए, लेकिन एडिशन हो रहा है, बस दोनों की वैल्यू को ऐड ही तो करना, कोड सेम है दोनों का, रिटर्न एक्स वाई, फिर भी हमें अलग अलग फंक्शंस लेने पड़े। तो देखो इसको सिंपल कोड के फॉर्म में पहले देख लेते हैं। तो प्लस फंक्शन इंट ये इंटीजर वैल्यूज को ऐड कर रहा है, ये डबल वैल्यूज को ऐड कर रहा है, और इसकी वैल्यू हमने सेव कर ली माई नम 1 में, और प्लस फंक्शन डबल की जो एडिशन वैल्यू है वो माई नम 2 में। फिर इंटीजर डबल दोनों का सम हमने डिस्प्ले कर दिया माई नम 1 2 के थ्रू। सो ये आउटपुट आ गया, माई नम 1 में 13 आ गया और माई नम 2 में 10.56। अब देखो लेकिन वहां हमें दो फंक्शन डिफाइन करने पड़े, इंटीजर के लिए अलग और डबल के लिए अलग। लेकिन यही काम फंक्शन ओवरलोडिंग से हो सकता है। फंक्शन का नाम एक ही लेंगे हम। इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग टू फंक्शंस दैट शुड डू द सेम थिंग, कोड तो सेम ही था दोनों का, रिटर्न एक्स प्लस वाई था, इट इज बेटर टू ओवरलोड वन, एक ही को ओवरलोड कर देंगे हम। कैसे करेंगे, बिलो एग्जाम्पल में हम प्लस फंक्शन को ओवरलोड कर दे रहे, मतलब यही इंटीजर वैल्यूज को ऐड करने का काम करेगा और यही डबल के लिए यूज होगा। कैसे होगा वो देख लेते हैं। सो वी ओवरलोड द प्लस फंक्शन टू वर्क फॉर बोथ इंटीजर एंड डबल, दोनों का पर्पस एक ही फंक्शन से हो जाएगा, हमें अलग अलग फंक्शंस नहीं बनाने पड़ेंगे। सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। यहाँ इंट प्लस फंक्शन है, इंट एक्स इंट वाई,
फिर रिटर्न x प्लस वाई हो गया, ऐसे ही फिर डबल प्लस फंक डबल x डबल वाई, और यहाँ पे रिटर्न x प्लस वाई। अब मेन माई नम 1 में प्लस फंक 8 5 ये वैल्यूज होंगे एंड माई नम 2 में इधर फंक्शन का नाम सेम है, बस हमने पैरामीटर्स अलग पास किए। और ड्यू टू फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट में हमने देखा हम सेम फंक्शन नेम यूज कर सकते हैं यदि कोड सेम है देन, और पैरामीटर्स हमने अलग अलग पास कर दिए। दोनों में कोड तो सेम ही है ना, रिटर्न x प्लस वाई, बस इतना ही है। अब माई नम 1 माई नम 2, लेकिन यहाँ हमने दो अलग अलग नाम ना यूज करके एक ही नाम यूज किया प्लस फंक करके। तो देखो इसी को फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं हम, प्लस फंक्शन डबल प्लस फंक्शन, ठीक है। तो माई नम 1 माई नम 2, सो ये इंटीजर वैल्यू हो गई, ये डबल हो गई। अब नोट, multiple functions can have the same name as long as the number and or type of parameters are different. मल्टीपल फंक्शंस का सेम नेम हो सकता है जब तक उसका नंबर और टाइप ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है, लेकिन इधर एक में हमने इंटीजर लिया और एक में हमने फ्लोट ले लिया था, तो हमने फंक्शन ओवरलोडिंग देख लिया। अब हम C++ का स्कोप देखेंगे, वेरिएबल का स्कोप, फंक्शन का जो भी है, ये स्कोप क्या चीज़ है वो हम देखेंगे। और फिर लास्ट टॉपिक होगा रिकर्शन का। सो लेट्स सी स्कोप। एक वेरिएबल का क्या स्कोप होता है C++ प्रोग्राम में, C++ वेरिएबल स्कोप। नाउ दैट यू अंडरस्टैंड हाउ फंक्शंस वर्क, फंक्शंस कैसे वर्क करते वो तो हमने देख ही लिया। इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ वेरिएबल्स एक्ट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ फंक्शंस। वेरिएबल्स कैसे एक्ट करते हैं एक फंक्शन के अंदर और फंक्शन के बाहर। So in C++, variables are only accessible inside the region they are created. This is called scope. Basically variables का scope मतलब वो कहाँ कब तक accessible होंगे, तो वो जहाँ create हुए हैं उस function तक ही उसका scope रहता है। लेकिन scope भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है local scope। local scope क्या होता है, और ये scope word जो है ना ये variable से related है कि एक variable का scope क्या है। So local scope का मतलब होता है a variable created inside a function belongs to the local scope of that function and can only be used inside that function. Basically कोई function के अंदर यदि हमने कोई variable create किया है तो उसका scope उस function तक ही रहेगा, जैसे वो function end हो जाएगा तो उसका scope भी उस function के end होते ही उसका scope नहीं रहेगा, ठीक है। So इसको कहते हैं local scope, मतलब जिस function में इसको create किया गया है तो विद इन दैट फंक्शन ही उसका स्कोप रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, इधर देखिए जिस तरीके से, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ वॉइड माई फंक्शन, यहाँ लोकल वेरिएबल दैट बिलोंग्स टू, सपोज x नाम का एक वेरिएबल हमने लिया है, ये माई फंक्शन को बिलोंग करे, इधर वैल्यू हमने दे दी 5। अब इस वेरिएबल को हम प्रिंट कराना चाह रहे तो सी आउट x, फिर इंट मेन, इधर माई फंक्शन, और इधर जब हम माई फंक्शन यूज करेंगे फिर रिटर्न 0। तो माई फंक्शन जब फंक्शन हम कॉल करेंगे तो सी आउट क्या होगा, x की वैल्यू क्या है 5। तो इधर देखो ये एक कोड हो गया, आईओ स्ट्रीम नेम स्पेस std, माई फंक्शन करके फंक्शन है, उसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x, उसको वैल्यू दे दी 5, फिर सी आउट x, फिर माई फंक्शन को हमने मेन वाले फंक्शन में कॉल किया, तो ये एग्जीक्यूट होगा ये पूरा कोड, तो हमारा क्या आ जाएगा सी आउट x। सो ये हमारी वैल्यू हो गई सी आउट x 5। तो इसको लोकल स्कोप कहते हैं। सिर्फ x का स्कोप कहाँ तक है, माई फंक्शन वाले फंक्शन तक। क्लियर? नाउ अ लोकल वेरिएबल कैन नॉट बी यूज्ड आउटसाइड द फंक्शन इट बिलोंग्स टू। एक लोकल वेरिएबल को हम फंक्शन, जिस फंक्शन में उसे क्रिएट किया गया उसके बाहर उसको हम नहीं यूज कर सकते। यदि हम कोशिश करेंगे यूज करने की तो एरर शो हो जाएगा। इफ यू ट्राई टू एक्सेस इट आउटसाइड द फंक्शन एंड एरर अकर्स। जैसे ये एक एग्जांपल है, ये जैसे माई फंक्शन है, ये x को हमने यहीं पे क्रिएट किया था, ये लोकल वेरिएबल है कौन, x, ठीक है, क्योंकि ये माई फंक्शन में क्रिएट हुआ है, इसकी वैल्यू भी यही है, इसका स्कोप माई फंक्शन तक ही है। तो हमने इंट मेन लिख दिया, फिर माई फंक्शन को कॉल किया, फिर हम सी आउट x करेंगे, बट यहाँ x तो माई फंक्शन के अंदर है ना, मेन में तो हमने कोई x लिखा नहीं है, तो ये समझ ही नहीं पाएगा कि x क्या चीज़ है, क्योंकि x तो माई फंक्शन के अंदर है ना, लेकिन हम इसको आउटसाइड फंक्शन के बाहर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रिंट द वेरिएबल x इन द
मेन फंक्शन तो डिफरेंट फंक्शन हो गया ना, लेकिन एक्स कहाँ डिक्लेयर कर रखा हमने, माई फंक्शन में। तो ये एक्स का स्कोप सिर्फ माई फंक्शन तक है, मेन में तो कोई एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पे सी आउट एक्स एरर आ जाएगा। हाँ, माई फंक्शन वाला एक्स जो है उसकी वैल्यू भले 5 है, तो उसका सी आउट भी फिर यही रहना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हमने सी आउट को मेन में ये लिखा है, तो ये वर्क नहीं करेगा। जैसे देखो यहाँ तो सी आउट हमने इस फंक्शन के अंदर ही लिखा था, तो एक्स डिस्प्ले हो गया, लेकिन अब हम सी आउट को मेन में लिख रहे हैं, तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये समझ ही नहीं पाएगा मेन फंक्शन की ये एक्स है क्या चीज, ठीक है। तो देखो इसका स्कोप, इस एक्स का स्कोप तो सिर्फ माई फंक्शन तक ही था ना, लेकिन हम मेन वाले फंक्शन में इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, एरर आ जाएगा। ये देखो एरर क्या शो होगा, एक्स वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, मतलब एक्स तो मेन फंक्शन में डिक्लेयर ही नहीं हुआ, ये उसका स्कोप ही नहीं है, मतलब ये मेन फंक्शन को बिलोंग ही नहीं कर रहा है। तो वो तो था लोकल स्कोप। अब ग्लोबल स्कोप में क्या होता है, आउटसाइड फंक्शन भी, दूसरे फंक्शन भी उसको यूज कर सकते हैं, मतलब थ्रू आउट प्रोग्राम कोई भी यूज कर सकता है। उसके लिए उस वेरिएबल को आपको ग्लोबल करना पड़ेगा, और ग्लोबल वेरिएबल को फिर आप मेन फंक्शन से भी पहले यदि लिख देते हो अलग से, वो किसी पर्टिकुलर किसी फंक्शन को नहीं बिलोंग कर रहा है, तो वो कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल। उसको फिर कोई भी फंक्शन एक्सेस कर लेगा। तो उसको यदि नॉर्मल वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं और वो किसी फंक्शन के बाहर क्रिएट कर रहे हैं, यदि वो किसी फंक्शन से बंधा हुआ है तो वो सिर्फ उस फंक्शन में उसका यूज हो सकता है, लेकिन वो उसको नॉर्मली डिक्लेयर कर रहे हैं विदाउट किसी फंक्शन के अंदर नहीं कर रहे, तो फिर वो ग्लोबल स्कोप हो गया, मतलब उसको फिर कोई भी फंक्शन यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। सो ग्लोबल स्कोप में क्या होगा, अ वेरिएबल क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड अ ग्लोबल वेरिएबल एंड इट बिलोंग्स टू द ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल वेरिएबल्स आर अवेलेबल फ्रॉम विद इन एनी स्कोप, ग्लोबल एंड लोकल। इसको ग्लोबल भी एक्सेस किया जा सकता है और लोकल भी। ग्लोबल का स्कोप हर तरीके से है। एग्जाम्पल, अ वेरिएबल क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ अ फंक्शन इज ग्लोबल एंड कैन देयरफॉर बी यूज्ड बाय एनीवन। जैसे हमने इंट x5 लिख दिया, तो इसका ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। ये हमने किसी फंक्शन के अंदर थोड़ी लिखा है, इसको अलग से लिखा है। फिर एक माई फंक्शन नाम का हमने फंक्शन लिया है, उसमें सी आउट एक्स करेंगे, तो ये फंक्शन भी इस ग्लोबल को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। हमने फंक्शन के अंदर तो कोई एक्स नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन इस ग्लोबल को ये यूज कर सकता है, तो सी आउट एक्स करेंगे तो 5 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। फिर अगला आउटपुट नेक्स्ट लाइन में रहेगा। फिर हम मेन बॉडी ऑफ C++ कोड मेन फंक्शन से शुरू होगी। तो मेन में हमने माई फंक्शन को कॉल किया, तो माई फंक्शन की वैल्यू क्या है 5, और हम अलग से सी आउट एक्स कर रहे हैं, तो यस मेन फंक्शन भी इस ग्लोबल को एक्सेस कर सकता है, तो ये सी आउट एक्स भी इस वाली वैल्यू को एक्सेस, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो एक तो माई फंक्शन का सी आउट एक्स आएगा 5, और एक इस मेन फंक्शन का सी आउट आएगा, तो दोनों 2 बार 5 वैल्यूज आएंगी। तो देखो ये हो गया, ये कोड हो गया, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फिर ग्लोबल वेरिएबल हमने ले लिया x इक्वल टू 5, फिर माई फंक्शन सी आउट एक्स, और यहाँ माई फंक्शन फिर, ठीक है। तो 5 लोकल वेरिएबल में भी इसका स्कोप था, और मेन में भी कोई भी यूज कर सकता है इसको, तो ऐसे वेरिएबल को हम कहेंगे ग्लोबल वेरिएबल। अब नेमिंग वेरिएबल से क्या होता है, इफ यू ऑपरेट विद द सेम वेरिएबल नेम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ क्लास, C++ will treat them as 2 separate variables। यदि सेम ही वेरिएबल नेम है वो ऑफ क्लास नेस और ये फंक्शन है, यदि एक फंक्शन के इनसाइड आउटसाइड बाहर भी x है, मतलब ग्लोबली भी, और एक लोकली भी हमने x डिक्लेयर कर दिया, अपना बना लिया सेम नेम का, तो फिर क्या होगा, तो C++ इन दोनों को अलग वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करता है। जो इनसाइड फंक्शन डिक्लेयर किया उसका स्कोप लोकल रहेगा, मतलब उस फंक्शन तक ही, और जो ग्लोबल एक्स है उसका थ्रू आउट प्रोग्राम ग्लोबल स्कोप रहेगा, ठीक है। सो ऐसे केस में C++ उसको सेपरेट वेरिएबल्स की तरह ही ट्रीट करेगा। द वेरिएबल वन अवेलेबल इन द ग्लोबल स्कोप, एक आउटसाइड द फंक्शन है तो उसका ग्लोबल स्कोप रहेगा, और जो इनसाइड फंक्शन है उसका स्कोप लोकल हो जाएगा। नाम सेम है चाहे एक्स ही हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, द फंक्शन विल प्रिंट द लोकल एक्स एंड देन द कोड विल प्रिंट द ग्लोबल एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे देखो ये एक ग्लोबल वेरिएबल है x, इंट x इक्वल टू
इंट एक्स इक्वल टू 5 है, ठीक है। फिर माई फंक्शन, ये तो ग्लोबली हमने क्रिएट कर लिया एक्स, और फिर माई फंक्शन एक फंक्शन बनाया, उसमें फिर से हमने एक्स ले लिया, तो इस वाले एक्स का स्कोप क्या रहेगा, लोकल, जिसकी वैल्यू 22 है। तो सी आउट 22, ये 22 वैल्यू सिर्फ इस फंक्शन के लिए आएगी, बाकी जगह एक्स की वैल्यू 5 आएगी जो ग्लोबल है। अब मेन में हमने माई फंक्शन जब कॉल करेंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी, ये लोकल वाली 22, और फिर सी आउट एक्स करेंगे तो ये एक्स कौन सा है, ग्लोबल वाला, इसकी वैल्यू कौन सी आएगी, ये ग्लोबल स्कोप वाली, मतलब ये वाली, ठीक है। ये फंक्शन कौन सी एक्स की वैल्यू लेगा, ये वाला 22, और ये वाली एक्स क्या आएगी 5, तो क्या आ जाएगा आंसर तो देखो ये वाला जो एक्स है इसका स्कोप, तो इस सी आउट एक्स का स्कोप तो लोकल है, इस फंक्शन के लिए है, और ये वाला सी आउट एक्स जो है ये ग्लोबल स्कोप है, तो ये 5 वैल्यू देगा। तो माई फंक्शन कॉल करेंगे तो माई फंक्शन वाला एक्स की वैल्यू 22 है, तो सी आउट में 22 आ जाएगा, तो यहाँ का आउटपुट 22। फिर सी आउट एक्स करेंगे, ये एक्स ग्लोबल वाला लेंगे, तो यहाँ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5, तो फिर क्या होगा 22 एंड 5, ठीक है। अब देखो, however you should avoid using the same variable name for both globally and locally variables as it can lead to errors and confusion। बट एक गुड कोडिंग प्रैक्टिस क्या रहती है कि ग्लोबल वेरिएबल का नाम अलग दो, लोकल का अलग दो, सेम नेम ना दो। सेम नेम देने से क्या होता है, एरर की पॉसिबिलिटी रहती है और कंफ्यूजन क्रिएट होता है। नाउ अब देखो, इन जनरल you should be careful with global variables since they are accessed and modified from any function। global variables के लिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि इनकी एक्सेसिबिलिटी हर फंक्शन के पास होती है और कोई भी फंक्शन इसको मॉडिफाई भी कर सकता है। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं, चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम माई फंक्शन। सपोज हमने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया एक्स और फिर माई फंक्शन नाम का एक फंक्शन लिया और सी आउट प्लस प्लस एक्स कर दिया। प्लस प्लस एक्स मतलब ये 5 में 1 ऐड हो जाएगा, तो अब ग्लोबल की वैल्यू क्या हो गई 6। ये इस ग्लोबल को ही तो चेंज कर रहा है, और फिर नेक्स्ट लाइन में आउटपुट आएगा तो इंट मेन, फिर माई फंक्शन ने तो एक्स की वैल्यू चेंज कर दी ना, तो अब सी आउट एक्स होगा तो वो 5 ना होके वो क्या आएगा 6, क्योंकि यहाँ वैल्यू मॉडिफाई हो गई तो ग्लोबल वैल्यू चेंज हो गई। तो देखो ये कोड था हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम नेम स्पेस एसटीडी ग्लोबल वेरिएबल एक्स, फिर माई फंक्शन लिया हमने, इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ एक्स बाय 1 एंड प्रिंटेड, फिर मेन माई फंक्शन, फिर सी आउट एक्स, ये प्रिंट द ग्लोबल वेरिएबल एक्स। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल ही लोकल वेरिएबल ने चेंज कर दी थी उसकी वैल्यू, क्योंकि उसका स्कोप तो हर फंक्शन के पास है, तो फिर वो चेंज वाली वैल्यू मानी जाएगी। एक कंक्लूजन देख लेते हैं हम। To sum up, use local variables with good variable names as much as you can। बेटर रहता है कि लोकल वेरिएबल्स ही यूज करो, एक फंक्शन तक ही उसका स्कोप रहे, क्योंकि ग्लोबल में फिर कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत सारे फंक्शन उसको मॉडिफाई कर देंगे, बहुत चेंजेस हो जाएंगे, तो क्लैरिटी नहीं रहेगी कोड में। तो लोकल स्कोप देने से क्या होता है, दिस विल मेक योर कोड ईजियर टू मेंटेन एंड बेटर टू अंडरस्टैंड। However, you may find global variables when working on existing C++ programs or while collaborating with others। Therefore, it is good to understand how the scope works। बहुत सारे programs ऐसे लिखे हुए जिनमें globally लिखा गया variables को, उनका global scope है, तो आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको नॉलेज दोनों की होनी चाहिए। बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि लोकल वेरिएबल ही क्रिएट हो और अच्छे वेरिएबल नेम्स हो उसमें और ग्लोबल का क्या स्कोप होता है एंड हाउ टू यूज इट इफेक्टिवली टू मेक श्योर योर कोड इज क्लियर एंड फंक्शनल। नॉलेज दोनों की होनी चाहिए, बट लोकल स्कोप तक ही रहे तो बेटर रहता है गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए। नाउ C++ रिकर्शन देखते हैं। रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन इज द टेक्निक ऑफ मेकिंग अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ। जब एक फंक्शन खुद को ही बुलाता है तो उसको कहते हैं रिकर्शन। दिस टेक्निक प्रोवाइड्स अ वे टू ब्रेक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स डाउन इनटू सिंपल प्रॉब्लम्स। इस टेक्निक की मदद से, रिकर्शन की मदद से हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सिंपल प्रॉब्लम्स में ब्रेक करते हैं एंड दो सिंपल प्रॉब्लम्स आर इजियर टू solve। Recursion may be a bit difficult to understand।
रिकर्शन थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट जरूर है, बट द बेस्ट वे टू फिगर आउट इज हाउ इट वर्क्स इज टू एक्सपेरिमेंट विद इट। रिकर्शन मतलब एक फंक्शन खुद को ही कॉल कर रहा है, सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बट एक एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे तो दिस कॉन्सेप्ट बिकम्स क्लियर एंड इजियर। जैसे दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग टू नंबर्स टुगेदर इज इजी टू डू, बट एडिंग अ रेंज ऑफ नंबर्स इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। एक पर्टिकुलर रेंज दे दी जाए और उसको ऐड करना तो वो कॉम्प्लिकेटेड है, दो नंबर्स को ऐड करना तो ईजी है। नाउ एक एग्जाम्पल लेंगे जहां हम रिकर्शन का यूज करके इस चीज को करेंगे, देखो कैसे होगा। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिकर्शन इज यूज्ड to add a range of numbers together by breaking it down into simple task of adding two numbers। तो सबसे अच्छा है कोड के थ्रू हम किसी भी कॉन्सेप्ट को समझे। तो ये एक एग्जाम्पल है सपोज, और यहाँ पे हम सम नाम का हमने क्या बनाया है, एक फंक्शन लिया है, इसकी रिटर्न वैल्यू इंटीजर, और इसमें हम एक इंटीजर वैल्यू ही पास करें सपोज के। अब हम चेक करेंगे, इसका कोड लिखेंगे। देखो ये फंक्शन यहाँ शुरू है और ये एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ पर। लेकिन इसी में हमने एक इफ कंडीशन पुट की है कि यदि के, इफ एल्स का यूज कर लिया हमने, यदि के ग्रेटर देन 0 है देन ये इफ वाली ब्रैकेट्स हो गई, ये वाली दोनों, और एल्स के लिए ये ब्रैकेट्स हो गई, ठीक है। तो यदि के ग्रेटर देन 0 तो रिटर्न के प्लस, फिर से हमने वापस से किसको बुला लिया, सम को, लेकिन हमने इधर के -1 वैल्यू पास कर दी, मतलब के की जो भी वैल्यू है प्लस सम ऑफ के -1। तो के -1 में तो वापिस से ये इधर चला जाएगा, फिर कैलकुलेट करेगा। तो ये जब तक चलता रहेगा जब तक सारी वैल्यूज खत्म नहीं हो जाती, और प्लस प्लस होके सारे डिजिट्स आपस में प्लस हो जाएंगे। और जैसे ही के, यदि के ग्रेटर देन 0 नहीं है, मतलब यदि माइनस नेगेटिव है, तो एल्स रिटर्न 0। मतलब जब तक ग्रेटर देन 0 है तो ऐड होगा, जैसे ही 0 या 0 से कम नंबर शो होगा तो वो सीधा 0 शो कर देगा। अब इंट मेन हमने इस सम को किस में ले लिया, सम 10। हमने सम फंक्शन में क्या आर्ग्यूमेंट पास की, 10, और उसका जो रिजल्ट है वो किस में ले लिया, इसमें रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में, और फिर सी आउट रिजल्ट, मतलब इससे हमें 10 नंबर्स का 10 तक का सम मिल गया, ठीक है। तो 10 ग्रेटर देन 0 है तो 10 प्लस, पहले में क्या होगा 10 प्लस, फिर से वो किसको बुलाएगा, सम 10 -1, के 10 है ना, तो सम फिर से वो बुलाएगा किसको, सम ऑफ 10 -1 क्या होगा, 9, ठीक है। तो 9 बुलाएगा तो ये तो आगे 10 था, अब सम 9 को बुलाएगा तो क्या होगा, सम 9 में फिर के प्लस सम के -1, तो के क्या है, 9 है। 9 बुलाने के बाद फिर वो सम 9 -1 को बुलाएगा, 9 -1 क्या है, 8। ऐसे करते करते ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा, 10 + 9 + 8 + 7, तो आपका 10 डिजिट्स तक का एडिशन हमको मिल गया रिकर्शन टेक्निक से, ठीक है। कोड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std सम इंट के ग्रेटर देन 0, के प्लस सम के -1 एल्स रिटर्न 0, इंट मेन रिजल्ट इक्वल टू सम 10, रिजल्ट क्लियर। तो 1 to 10 डिजिट्स का हमें कंप्लीट सम मिल गया बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ रिकर्शन। इसमें जैसे 10 + 9 + 8 ये कंप्लीट सारी चीज़ें ऐड हो गई। इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया, तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल एक्सप्लेन व्हेन द सम फंक्शन इज कॉल्ड। जब सम फंक्शन को बुलाएंगे हम तो पैरामीटर क्या पास हो रहा है, के, टू द सम ऑफ ऑल नंबर्स स्मॉलर देन के एंड रिटर्न द रिजल्ट। जब के लास्टली 0 हो जाएगा तो वो फिर एल्स में चला जाएगा, 0 रिटर्न हो जाएगा। व्हेन रनिंग द प्रोग्राम के स्टेप्स क्या होंगे, जैसे 10 + सम 9 हुआ, फिर सम 9 वापस से सम को कॉल करेगा, सम 9 क्या हो जाएगा, के प्लस सम के -1, के क्या है 9, 9 + सम 8, फिर 9 + सम 8, अब सम 8 कैलकुलेट होगा, सम 8 क्या होगा, 8 + सम 7। ऐसे करते करते वो बिल्कुल लास्ट सम 0 तक चला जाएगा। और हमने क्या देखा यहाँ पे कि जब तक ग्रेटर देन 0 तो ये चीज़ चलेगी रिकर्शन वाली, जैसे ही वो 0 आ जाएगी तो फिर वहाँ रिटर्न 0 हो जाएगा। तो हमारा सम 0 आते ही फिर यहाँ वैल्यू क्या होगी, 0। अब सबका एडिशन हो जाएगा, 10 + 9 + 8 + 7, और प्रोग्राम स्टॉप हो गया जब सम 0 आ गया, और ये पूरा एडिशन होके हमको रिजल्ट मिल जाएगा।
The developer should be very careful with recursion as it can be quite easy to slip into writing a function which never terminates. एक recursion function को बहुत carefully लिखना पड़ता है क्योंकि कोई condition गलत लिख दी या फिर ऐसा कोई function लिख दिया कि वो terminate ही नहीं कर रहा, वो उसका वो चलते ही recursion होता ही जा रहा है उसमें, और वन दैट यूजेस एक्सेस, या कोई ऐसा रिकर्शन फंक्शन यूज हो जाता जो एक्सेस कैलकुलेट तो हो जाएगा उससे, बट वो एक्सेस अमाउंट ऑफ मेमोरी ले ले रहा है या प्रोसेसर की पावर, तो भी वो एक अच्छा कोड नहीं माना जाएगा. However, when written correctly, recursion can be very efficient and mathematically elegant approach of programming. यदि recursion को सही से लिखा जाए तो ये एक कोड को बहुत ही एफिशिएंट बना सकता है और ये मैथमेटिकली प्रोग्रामिंग में इसको एक एलिगेंट अप्रोच माना जाता है रिकर्शन टेक्निक को. सो इस चैप्टर में इतना ही. एक बार हम इसका कंप्लीट ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने इसमें पढ़ा क्या क्या है. सो C++ चैप्टर 19 में हमने देखा फंक्शन ओवरलोडिंग. यहाँ पे हमने 3 टॉपिक्स देखे, फंक्शन ओवरलोडिंग, स्कोप एंड रिकर्शन. सो सबसे पहले फंक्शन ओवरलोडिंग, एग्जाम्पल, कोड, आउटपुट, ये सब हमने देखे 2-3 एग्जाम्पल्स. देन स्कोप देखा, एक C++ का वेरिएबल का स्कोप, लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप देखा हमने. वेरिएबल्स, नेमिंग वेरिएबल्स देखा. देन C++ रिकर्शन क्या होता है उसका एक एग्जाम्पल देखा हमने, रिकर्शन का एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया. सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.